नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12 की पॉलिटी की बुक का समकालीन विश्व में राजनीति, उसका चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र, टर्म 2 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आज की अपनी इस वीडियो में हम 2 अंक के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। कम से कम 10 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले टाइम में आपके लिए हम अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो लगातार अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानते हैं वो कौन से 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं पहले। तो बच्चों 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो है आपका, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ, और इसका उत्तर ये होगा कि क्षेत्रीय संगठन स्वतंत्र देशों के ऐच्छिक समुदायों के बीच का एक समझौता होता है जो किसी विशेष क्षेत्र का सम्मिलित हित और उस पर आक्रमण न करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बच्चों कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रीय संगठन स्वतंत्र देश जो हैं उनके ऐच्छिक समुदायों का, वो जो अपनी इच्छा से जो आते हैं स्वतंत्र देश, उनके बीच का एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो किसी विशेष क्षेत्र के हित के लिए है। यानी जिन देशों ने उस संगठन को बनाया है उन देशों के हित के लिए है, और इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि उस पर आक्रमण ना किया जाए और अन्य तरह की चीजों पर फोकस किया जाए। हम अपने प्रश्न 2 की तरफ आ जाते हैं। सत्ता के नए केंद्रों से क्या अभिप्राय है। तो सत्ता के नए केंद्रों से क्या अभिप्राय होगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने लगा, जिससे अपनी रक्षा और प्रतियोगिता करने के लिए विभिन्न देशों ने कुछ संगठन बनाए जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने लायक शक्तिशाली हैं। इन्हें ही सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता के नए केंद्र क्या हैं। कहने का मतलब यह है कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ था तो अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित होने लगा था। तो अमेरिका के इसी वर्चस्व को खत्म करने के लिए, साथ ही साथ अपनी रक्षा, सभी देशों के बीच में जो अपनी रक्षा और अन्य देशों के साथ, अमेरिका के साथ प्रतियोगिता करने के लिए अलग अलग देशों ने कुछ संगठन बना लिए जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने लायक इतने शक्तिशाली हैं कि अमेरिका को सही से सबक सिखा सकते हैं। इन्हें सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। तो सत्ता के नए केंद्रों से हमारा अभिप्राय यही है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना क्या थी इसको देख लेते हैं। 1945 के बाद यूरोपीय देश बर्बादी की मार झेल रहे थे। इनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका द्वारा जबरदस्त मदद की गई, जिससे सभी देश, सभी यूरोपीय देशों के बीच में मेल मिलाप बढ़ सके। इसी प्रयास को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। बेसिकली बच्चों हुआ क्या था, मार्शल योजना क्या है। 1945, आप सभी को पता है कि 1945 में विश्व का दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, और इस विश्व युद्ध में, इस दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देश आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण ये युद्ध जब समाप्त हुआ तो वो बर्बादी की मार झेलने लगे, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई। तो इस अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका के द्वारा जबरदस्त मदद दी गई थी, जिससे सभी यूरोपीय देशों के बीच में मेल मिलाप को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यही मार्शल योजना के द्वारा बनाए गए जितने भी संगठन थे वो बाद में यूरोपीय संघ बन जाते हैं। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं हम। आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों का नाम लिखिए। आसियान के 5 संस्थापक देश हैं जिनके नाम हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आसियान के, वैसे क्वेश्चन में तो आसियान के सिर्फ 2 ही संस्थापक देशों के नाम ठहरा है लिखने के लिए, पर मैंने आपको 5 संस्थापक देशों के नाम लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए जिससे चीन का पूरी तरीके से क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसका आंसर है कि 1970 के दशक में चीन ने निम्नलिखित 2 नीतिगत निर्णय लिए, जिसमें से पहला है कि 1972 में अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले तो चीन ने क्या किया, 1972 में अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध बना के अपने देश का जो विदेशी एकांतवास था उसको क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद 1978 में 1978 में उन्होंने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार की नीति क्या होती है? खुले द्वार की नीति होती है कोई भी देश जो है किसी भी देश में जाकर क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ये वैश्वीकरण का एक तरीके से बिंदु है और इसके तहत कोई भी देश अपने यहाँ किसी कंपनी को आमंत्रित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करती है, कर वगैरह में थोड़ी सी छूट देती है और सब्सिडीज वगैरह देकर कंपनी को आकर्षित करती है कि वो उसके देश में जाकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए और वहाँ पर उत्पादन चालू करे। इसी को खुले द्वार की नीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ गए हैं। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे? आधुनिकीकरण के प्रस्ताव किन 4 क्षेत्रों में चाउ एन लाई ने रखे थे? 1973 की बात है, उस समय चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। तो 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण लाने के 4 प्रस्ताव रखे। यहाँ पर 4 क्षेत्रों की बात की गई है। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री ने कृषि में, उद्योग में, सेना में और विज्ञान में, इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण लाने का प्रस्ताव रखा था। हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी? बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, चलो इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। विदेशी उद्योगों को चीन में अपने संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही खुले द्वार की नीति होती है। खुले द्वार की नीति होती है जिसमें सरकार के द्वारा उद्योगों से कुछ वर्ष तक कर न लेने की बात की जाती है और जिससे कि उद्योग उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त कर सके और अपना विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। तो यही खुले द्वार की नीति है, जहां पर विदेशी उद्योगों को चीन में आमंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नीति लगाई गई थी। और इस नीति में ये कहा गया था कि सरकार के द्वारा कुछ वर्षों तक उन कंपनियों से किसी भी तरह का कोई कर, टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे कि वो कंपनियां क्या कर सके, अपने उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त कर सके और जब बाद में कंपनी अच्छे से स्थापित हो जाए तब जाकर वो टैक्स वहां से कलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षेस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दक्षेस, बच्चों आपको पता होगा दक्षेस जो है दक्षिण क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण क्षेत्र जिसे हम इंग्लिश में सार्क कहते हैं और हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। तो दक्षेस के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। दक्षेस के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में क्या करना, वृद्धि करना। दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या कर देना, वृद्धि कर देना। सेकंड क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। दक्षिण एशिया के अंदर आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और सांस्कृतिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर सामूहिक आत्मविश्वास हो और वो सभी क्या हो, आत्मनिर्भर हो। साथ ही साथ आपसी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना। ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें दक्षेस के उद्देश्यों को हम शामिल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि यह विश्व जनसंख्या का बहुल क्षेत्र है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही रहती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के देश अभी भी विकासशील है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई देश ऐसा नहीं है जो विकसित हो गया हो। भारत अग्रसर है आगे की तरफ, पर भारत भी अभी तक विकसित नहीं है। तो सभी के सभी देश क्या है, विकासशील है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर खेती मुख्य फसल है, मुख्य कार्य है, इसीलिए कृषि प्रधान देश आ जाते हैं। इस क्षेत्र का भारत एक प्रमुख देश है। आपको पता ही होगा भारत इसमें काफी ज्यादा ताकतवर देश है और प्रमुख देश भी है, काफी बड़ा देश भी है। इस क्षेत्र के लोगों ने अपने विकास के लिए सार्क नाम का संगठन बना रखा है। सार्क जैसे दक्षेश कहा गया, तो इस क्षेत्र के लोगों ने अपने विकास के लिए इस संगठन को बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर है। देखो बच्चों, BRIC ब्रिक और ब्रिक्स, BRICS, ये 4 लेटर हैं और इसमें 5 लेटर है। इनमें क्या अंतर है? तो इसका आंसर ये है कि ब्रिक 4 देशों का समूह था जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना थे। ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया और I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना, ब्रिक। परंतु 2009 में क्या हुआ, 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह बन गया है। तो अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक में सिर्फ 4 देश थे और ब्रिक्स जो है वो 5 देश हैं, जिसमें एक देश और एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। इसीलिए लास्ट में जो S4 दे रखा है, S4 क्या है, साउथ अफ्रीका है। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं और आने वाले टाइम में हम और भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आने वाले टाइम में हम और भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।